हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। डर का एहसास मैं सुनाने जा रहा हूँ एक्टिव भारद्वाज के साथ। और अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। और हाँ, अगर यह स्टोरी आप लोग पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और यह स्टोरी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के और बिना ढोंग ढकोसला के शुरू करते हैं आज की यह भूतिया स्टोरी। तो दोस्तों, यह कहानी का दूसरा भाग है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी और मेरी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और मैं आपको डेली नई स्टोरी के साथ आप सबको एंटरटेन करता रहूँगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी का पार्ट 2। नानी भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शाहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ एक लड़का पेशाब कर आया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया, जिसकी सज़ा मैंने इसे दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के लिए लोगों होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की कि वहाँ कमरे में रोने की आवाज़ें आ रही है। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो आवाज़ें दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था, तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था। होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ था। जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हो गए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो खींच पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मॉडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगे दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब की भी मांग की। रात के समय शराब कहीं भी मिल नहीं पा रही थी। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहाँ मुझे गुजरना भी गंवारा नहीं था। पर भाई की सलामती के लिए उन गलियों में जहाँ अक्सर लोग नशे से धुत पड़े रहते थे, शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली के आसपास कोई नहीं गुजरता था। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू पिएगा? आ आज बैठ यहाँ। आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है। तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों ने मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कहराता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां भी देता। कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उसे दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर
पड़ते ही दिनेश बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों जैसी दुर्गंध आने शुरू हो गए और भयानक आवाजें निकल रही थी। वो जानवर की तरह हरकतें करने लगा था। दिनेश की आवाज उसके गले में ही बंद रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब के उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख करके एक लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे यकीन था कुछ दिन और बीतने के बाद दिवाली का त्यौहार आ गया। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस आंधी बेहोशी की हालत में उससे मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाल और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर उस तांत्रिक को बुलाने निकला। मॉडल की घनघोर जंगल, धूप, अंधेरी। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में दूर था। उसे बाइक पर बीच में बैठा कर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। अब तो यह सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई थी। ये सब चीजें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात गिरते घर में मनमोहनियत सी छा जाती थी। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बचा जहां दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार के सामान की, पर पुजारी के साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लग रही थी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू फेंक देता और उसमें लौंग चुबा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती, पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पुजारी बोला, तू इसे फिर परेशान करेगी? नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो और मुझे जाने दो। पुजारी, क्यों परेशान कर रही है? इस बच्चे को पीछा छोड़ दे, इस बच्चे को माफ़ कर दे और वापस लौट जा, लौट जा जहाँ से तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्र को भी उसने कैद कर दिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दे दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान गाड़ आए। ताज्जुब तो यह था, पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा ना चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रूई पर चलकर हम उस जगह तक पहुंच गए थे। इसके बाद दिनेश ठीक हो गया, पर काफ़ी कमज़ोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक़ये के बाद मेरा उन चीज़ों पर विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत खराब हो गई थी।
सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का समय, दवाइयों का हमेशा ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं देखता था दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यह आदत है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या न हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसलिए तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।